हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप 360 चेंजिंग योर एजुकेशन वर्ल्ड। चलो आज हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस पढ़ेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th, न्यूक्लियस। ठीक है, तो कहोगे सर न्यूक्लियस में क्या पढ़ेंगे? तो बेटा न्यूक्लियस के बारे में सारी जानकारी पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, वी विल स्टडी ऑल थिंग्स अबाउट न्यूक्लियस। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना कुछ देरी किए। तो इंट्रोडक्शन टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस है सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस क्या है? सेंटर पार्ट है एटम का जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसको डिस्कवर किया था 1911 में। तो देखो क्या होता है न्यूक्लियस। मान लो ये हमारा एटम है, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो ये पार्ट है, ये सेंटर का जो पार्ट है, ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डेंस होता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। ये है न्यूक्लियस। ठीक है, इस पे क्या क्या चीजें हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है? प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। डेंस्ड होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, डेंस्ड होता है मतलब कि डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। स्फेरिकल शेप होती है। इसकी क्या होती है? स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज हम क्या पढ़ते हैं? एटॉमिक न्यूक्लियस। मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज रहता है, कोई चार्ज नहीं रहता। ठीक है, अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस किस का बना होता है, कैसा बना होता है? तो न्यूक्लियस किसका बना होता है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स का। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इन दोनों को जोड़ दें एक साथ तो इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पी पॉजिटिव क्यों लिखते हैं? उस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, उसको इसलिए N0 लिखते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर Z के बराबर प्रोटॉन्स होते हैं एंड मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो एक एटम का मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। तो इसको देखो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डिटेल में जाएंगे। यहां पे एक सिंबल हम एटम का कैसे लिखते हैं? हम सिंबल एटम का कैसे लिखते हैं? XZA। ठीक है, Z क्या है? एटॉमिक नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। किसके बराबर होता है ये? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, Nn क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना? सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ जाएगा? Nn क्या आ जाएगा हमारा? A-Z। ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर निकालना चाहे Nn, जो हमने माना था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो किसके बराबर आता है? A-Z के बराबर आता है, अगर एटॉमिक सिंबल हमारा ये है तो। ठीक है, समझ में आ गया? Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। A क्या है? मास नंबर है। ठीक है, मास नंबर किसके बराबर होता है? Z प्लस A। Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब चलो आगे आगे चलते हैं। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बाद रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या कहती है, व्हाट डज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस सेज, आर इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। यहां से दो चीजें पता लगती हैं, आर विल इंक्रीज, कब इंक्रीज करेगा, इफ ए डिक्रीज करता है तो। ठीक है, दूसरा आर विल डिक्रीज, आर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इफ ए इंक्रीजेज, ए बढ़ता है तो आर घटता है। ठीक है, और जो आर की वैल्यू रहती है वो किस में आती है, रेंज क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में रहती। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, 10⁻⁻15 मीटर को फेमटोमीटर, क्या कहते हैं, फेमटोमीटर। ठीक है, ये हो गया। चलो फिर क्या है, न्यूक्लियस डेंसिटी इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। अब न्यूक्लियस डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, ये कैसे है, देखो हमें पता है न्यूक्लियस क्या है, एक स्फीयर है, स्फीयर है ना, तो रेडियस क्या है हमारी, आर इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3, यही है ना। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या आ जाएगी, 4/3 पाई आर नोट का क्यूब और ए पावर ए। ठीक है, अब इससे क्या पता चला, देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। सो वी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इससे क्या पता चलेगा, वी एन क्या करेगा, वी एन इंक्रीज करेगा इफ ए विल इंक्रीज, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, वी एन डिक्रीज करेगा इफ ए डिक्रीजेस। ठीक है, ये बात पता चली हमें वॉल्यूम के बारे में। अगर एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर एटॉमिक मास घट रहा है तो वॉल्यूम भी घटेगा। चलो ठीक है, अब आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, तो सर कहोगे डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास किसके बराबर है, ए के बराबर है। वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम किसके बराबर है, अभी तो निकाली है, 4/3 पाई आर नोट का क्यूब अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया, तो dn क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या आ गई, 3/4 पाई आर नोट क्यूब। इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर नोट भी कांस्टेंट है। सो dn विल नॉट चेंज, dn क्या होगी, चेंज नहीं होगी, dl विल नॉट चेंज इफ देयर इज इंक्रीज, या तो एटॉमिक मास में बढ़ावत हो या घटावत हो। ठीक है, इफ देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक मास, ठीक है, और डिक्रीज इन एटॉमिक मास, समझे, डिक्रीज इन एटॉमिक मास, तो ए पे कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे एटॉमिक मास बढ़े या घटे, डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, डेंसिटी विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम। चलो डेंसिटी भी हमने पढ़ ली। फिर क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती हैं।
क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, और रेंज में किस में काम करती है, आर लेस देन 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में ये काम करती है। वहां पे ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। स्ट्रॉन्ग फोर्स क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, और प्रोटॉन क्या है, प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर इतने छोटे डिस्टेंस में। वो इनको बाउंड करके रखती है, किसको ओवरकम करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करके। ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, शॉर्ट रेंज फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को ओवरकम करके भी ये प्रोटॉन को क्या रखती है, बाउंड रखती है न्यूक्लियस में। चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स ओनली विद इन 1-2 फेम्टोमीटर, तो किस रेंज रेडियस में लगती है, 1-2 फेम्टोमीटर के बीच में ही ये लगती है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में तीनों चीजें पता चल गई। स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस में, शॉर्ट रेंज फोर्स है, स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, क्यों है कि वो जो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। और चार्ज इंडिपेंडेंट है, और कितने डिस्टेंस पे काम करती है, 1-2 फेम्टोमीटर पे काम करती है। चलो, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। अब देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम जेड हो डिफरेंट ए हो। जेड क्या है, सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में क्या है, सेम जेड, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, डिफरेंट क्या होता है, मास होता है, डिफरेंट क्या होता है, मास होता है। ठीक है, फिर आते हैं आइसोबार्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स में क्या होता है, सेम ए होता है, ए क्या है, मास नंबर है। ठीक है, डिफरेंट क्या होता है, जेड होता है, डिफरेंट क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, फिर आते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं इसमें। आइसोटोन्स में क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं। डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट ए भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे तो एग्जाम्पल इसका क्या है, 1H1, 1H2, 1H3। इसका एग्जाम्पल क्या है, 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। देखो ए सेम है ना, ए ऊपर लिखते हैं, इसमें जेड सेम है, जेड नीचे लिखते हैं। और इसका क्या सेम होगा बताओ, इसमें क्या सेम होगा, जल्दी बताओ, C614, C614 एंड O816। ठीक है, कैसे, अब देखो कैसे आया इसमें, इसका एग्जाम्पल में, तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, a माइनस जेड, सो 14 - 6 कितने हो गए, 8। ये किस में हो गए, इसमें हो गए, कार्बन 14 में हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑक्सीजन में कितने होंगे, ऑक्सीजन में कितने होंगे सर, 16 - 8 = 8। ये किस में हो गए, O816 में हो गए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, क्या फॉर्मूला लगाया है, a - z = nn। इसमें भी यही लगा है, a - z = n। ठीक है, तो सेम आ रहे हैं दोनों में, 8 आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 आ रहा है। तो आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स में डिफरेंस समझ आ गया, आ गया। चलो अब देखो नेक्स्ट, मास एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है, तो आइंस्टीन ने क्या कहा था, जो E क्या होता है, mc² होता है, कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अगर वो लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मूव करे तो, और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, चलो ठीक है, मास एंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर।
इज इक्वल टू mc स्क्वायर। फिर आता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट, व्हाट इज मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होता है? डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? मास में डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस इन मास ऑफ पेरेंट एटम एंड इट्स न्यूक्लियॉन्स कंबाइंड मास। इसके न्यूक्लियॉन्स के मास को जोड़ दें और एटम के मास में से घटा दे तो उस डिफरेंस को हम कहते हैं डेल्टा एम, मास डिफेक्ट। तो डेल्टा एम क्या होता है? डेल्टा एम होता है हमारा जेड एम पी माइनस या प्लस प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। ठीक है। एमपी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है। एमएन क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन है। एम क्या है? मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई है। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है। और ए माइनस जेड क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ठीक है। प्रोटॉन्स को पी पॉजिटिव भी लिख सकते। तो देखो, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का कंबाइंड मास अगर m है, उसमें z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और a माइनस जेड ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उसका मास डिफेक्ट क्या आता है? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। ठीक है। तो मास डिफेक्ट समझ में आ गया? चलो, मास डिफेक्ट हो गया। अब देखो, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला ये हो गया। बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? मास डिफेक्ट से हमने पढ़ना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी वो होती है एनर्जी हम किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए दे दें। एनर्जी शॉर्ट में याद करें तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाउंड न्यूक्लियॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो, या न्यूक्लियस के न्यूक्लियस को बाहर निकालने के लिए, तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो किस में आती है? बाइंडिंग एनर्जी में आती है। ठीक है। किसके बराबर होती है? डेल्टा एम इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी को बी से डिनोट करते हैं, ये होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है। डेल्टा एम क्या है? हमारा मास डिफेक्ट है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। ठीक है। अगर इस एनर्जी को, ये तो जूल्स में हो गई, इन जूल्स, इस एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना हो, MeV में करना हो, तो क्या करते हैं? B का फॉर्मूला ये हो जाता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम मल्टीप्लाई 931 MeV। ठीक है। तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई 931 MeV। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जो 1 AMU होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, वो किसके बराबर होता है? 931 MeV के बराबर एनर्जी हमें देता है।
तो जो मास डिफेक्ट आएगा उसको 931 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी दे देगा उस मास डिफेक्ट की। ठीक है, इसके बाद एक चीज और आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस क्या होते हैं? न्यूक्लियंस क्या होते हैं बताओ? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियंस क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूक्लियंस। तो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है अगर उससे हम इसको डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से इसको डिवाइड कर दे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा। तो बीई पर न्यूक्लियन क्या होती है? वही होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, देखो कितने फॉर्मूले बनेंगे। पहला, दूसरा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम मल्टीप्लाई सी स्क्वायर अपॉन ए। ये तो जूल्स के लिए हो गए, ये दोनों किसके लिए हो गए? एनर्जी इन जूल्स। ठीक है, एनर्जी इन जूल्स। चलो अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करें? 4 MeV क्या हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऐसे लिख दे Be अपॉन ए क्या हो जाएगा? डेल्टा एम अपॉन ए मल्टीप्लाई 931 MeV। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा बताओ? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम होल डिवाइड बाय ए और मल्टीप्लाई कर दे किससे? 931 MeV। ये हो जाएगा MeV में। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया है। समझ में आ गया? इजी है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फॉर्मूले से हमने पुट किया है, मास डिफेक्ट पढ़ा है, मास डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी निकाली है, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियन या मास ऑफ न्यूक्लियन से उसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। किसी भी न्यूक्लियस को अगर स्पॉन्टेनियसली डिके करोगे, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियर रहेगा, वो क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए एनर्जी लूज करेगा, तो उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी में क्या आते हैं डिके में? अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और कौन सा लॉ लगता है? N इज इक्वल टू रेडियो एक्टिव। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या कहता है? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या कहता है? व्हाट डज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी सेज? N इज इक्वल टू N नोट E रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या कहता है? नंबर ऑफ एटम्स या मैटर प्रेजेंट आफ्टर टाइम टी ऑफ डिकेइंग is directly proportional to initial amount of matter present। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं शब्दों में तो कैसे लिखते हैं? मैथमेटिक के टर्म्स में तो कैसे लिखेंगे?
n is directly proportional to n naught, n is directly proportional to n naught, ठीक है। सो n क्या होता है, n dn अपॉन dt is directly proportional to n naught, ठीक है। सो माइनस dn अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा टी, ये क्या है, लैम्डा टी है। और इसको फर्दर में लिखें, सो dn अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। माइनस साइन क्यों है, नेगेटिव साइन क्यों है, अमाउंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अमाउंट ऑफ मैटर इज डिक्रीजिंग, ठीक है। नेगेटिव साइन इसलिए है, नेगेटिव साइन का रीजन मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या आती है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है, व्हाट इज हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या है, जो हमारा n है इसको n नॉट अपॉन 2 से रिप्लेस कर देते हैं, n इज रिप्लेस्ड बाय n अपॉन 2, n को n अपॉन 2 से रिप्लेस कर देते हैं। हाफ लाइफ क्या बताती है, जो ओरिजिनल था उसका आधा कब हुआ, ठीक है। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला जब उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आता है, उसको टी हाफ ऐसे लिखते हैं 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा, ये होता है टी हाफ, ठीक है। जब क्या हो जाए, n नोट का आधा हो जाए तब टी हाफ निकालते हैं हम, ठीक है। अब अल्फा डीके क्या होता है, अल्फा डीके क्या होता है, अल्फा डीके होता है, देखो यहां पे हमारा एक एटम है Z A, सो क्या बनाएगा अल्फा डीके में, यहां पे अल्फा डीके हुआ, अल्फा डीके हुआ तो क्या बनाएगा, Z माइनस 2 A माइनस 4 प्लस 2He 4 प्लस 2He 4 प्लस 2He 4, ठीक है। अल्फा डीके में क्या होगा, प्लस 2He 4, ये होता है हमारा अल्फा डीके, ठीक है। तो हीलियम पार्टिकल निकलता है अल्फा डीके में। फिर आता है बीटा डीके, बीटा डीके, बीटा डीके में क्या होगा, X Z A X Z A, यहां पे है बीटा डीके है, तो क्या हो जाएगा, X Z माइनस 1 A प्लस एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद क्या आता है, बीटा गेन। बीटा गेन में क्या होता है, X Z A, बीटा गेन हुआ, बीटा गेन हुआ ना, तो क्या बनेगा, X Z प्लस 1 A, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आज गेन कर लेता है, एक एटॉमिक नंबर इसका बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें बीटा डीके में एक घट जाता है, ठीक है। समझे, समझ गए सर। तो एक डीके और बचा है, गामा डीके। गामा डीके, गामा डीके में क्या होता है, ओनली एनर्जी is released, only energy is released in form of radiation, ठीक है। एनर्जी रिलीज होती है रेडिएशन के फॉर्म में, नो चेंज, किसी में चेंज नहीं आता, नो चेंज इन Z एंड A, ना Z में कोई चेंज आता है ना A में कोई चेंज आता है। तो गामा डीके में क्या होगा, बताओ क्या होगा, X Z A है, गामा डीके हुआ तो क्या बचेगा,
वही बचेगा XZA प्लस एनर्जी। ठीक है, गामा डीके भी हमारा हो गया। चलो अब देखो नेक्स्ट समरी, क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा। न्यूक्लियस क्या होता है? डेंस होता है। कोर ऑफ एटम कंटेनिंग न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस क्या होता है? डेंस होता है। कोर होता है एटम की जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं हमारे? न्यूक्लियॉन्स होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स होल्ड टुगेदर न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स को टुगेदर होल्ड करके रखती है। ठीक है, किसको ओवरकम करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को क्या करती है? ओवरकम करती है न्यूक्लियर फोर्स। समझे? समझ गए। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। तो हमने बताया कॉन्सेप्ट किसके? बाइंडिंग एनर्जी के, स्टेबिलिटी के। अनस्टेबल न्यूक्लियस कैसे डिके करके स्टेबल होता है। रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज एक्सपोनेंशियल लॉ। रेडियो एक्टिव डिके है वो एक्सपोनेंशियल लॉ को फॉलो करता है। कैसे करता है बताओ? कि कहोगे रेडियो एक्टिव डिके एक्सपोनेंशियल लॉ को ऐसे फॉलो करता है कि माइनस dN अपॉन dt हमारे पास था लैम्डा t। हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करके क्या आया? n इज इक्वल टू एन नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। सो जो ये फैक्टर है ये एक्सपोनेंशियली उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। समझे? तो इसीलिए कहेंगे कि जो रेडियो एक्टिव लॉ है वो एक्सपोनेंशियल लॉ को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो इसी के साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट और क्विक रीजन के लिए हमें देखते रहिए, ज्वाइन करते रहिए, फॉलो करते रहिए प्रेप 360 को। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।